श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। नमस्ते, वेलकम टू हिस्ट्री मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे सूफिज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सूफिज्म के ऊपर हमेशा हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और अगर आप एक बार सूफिज्म अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके दोनों सेमेस्टर में ये मदद करेगा। आज हम जिस सूफिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सूफिज्म डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी के अंदर। सूफिज्म के वेरियस सिलसिलास के बारे में और उनके डिफरेंट आउटलुक्स के बारे में जानेंगे और सबका फेवरेट, जामिया का फेवरेट, इसका फेवरेट, उसका फेवरेट, सबका फेवरेट कॉन्फ्लिक्ट्स, चिश्ती और सूरावर्दी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम देखेंगे वो होंगे कि उस समय के इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट ट्रेंड्स थे उसमें सूफिज्म का क्या रोल था। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एज यूजुअल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सूफियों का भारतीय सोसाइटी पर जो आउटलुक था वो, वेरियस सिलसिलास के बारे में पढ़ेंगे। सूफीवाद की जो इतिहास कहा जाता है वो 1000 साल पुराना है। सूफीवाद प्रमुख कारक है जिसने दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में इस्लाम को स्प्रेड करने में जो मेन पॉसिबल बनाया है वो सूफिज्म की वजह से हुआ है। इस्लाम और सूफीवाद फारसी प्रभाव के कारण दक्षिण एशिया में फैल गए और यहाँ की शिक्षा, एजुकेशन, वैल्यूज, लिटरेचर और यहाँ तक कि इंटरटेनमेंट पर भी प्रभाव डाला। सूफी टीचिंग्स की शुरुआत सूफिज्म से हो जाती है और जिसमें मेन फोकस दिया जाता है टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के ऊपर। जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। सूफी सिलसिला के 5 प्रमुख प्रोमिनेंट सूफी ऑर्डर्स थे जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी बात थी वो थी सूफी मेडिटेशन के ऊपर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सूफी तारीख। सूफी तारीख क्या होता है? सूफी तारीख होता है कि ये सूफिज्म में इमर्ज हुआ इस्लामिक वर्ल्ड में और इसने इंडिया में आकर अच्छे खास अपने पैर जमा लिए। भारत की जमीन पर खानका या लाउंज या छात्रावास केवल सूफियों द्वारा चलाई जाती थी। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो वक्फ यानी कि दान पर चलती थी और इन्हें शाही यानी कि कोर्ट द्वारा फिस्कल ग्रांट्स मिलते थे। वक्फ यानी कि फिस्कल ग्रांट्स मिलते थे, दान प्राप्त होते थे। इन्हें जमात खाने भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े हॉल्स होते थे जहाँ की सभी लोग साथ में रहते थे और साथ में उठते बैठते थे। इन जमात खानों में जल्दी ही विकास और प्रसार हुआ क्योंकि इन्हें पेट्रनेज करने वाले जो वो थे एम्परर्स थे वो काफी पेट्रनेज करते थे इन खानकाज को, तो इनका ऑब्वियसली बात है विकास और प्रसार बहुत जल्दी होगा था। इसका मुख्य कारण था कि भारत के समाज में सूफीवाद को स्वीकार कर लिया गया था। ऑब्वियसली एक एक्सेप्टेंस होगी ना सोसाइटी के अंदर, तभी तो ये ग्रो करेंगे। अब फिर दूसरा, इन खानखाओं के कारण गैर शिक्षित और छात्रवास संबंध मजबूत और फलदायक हुए। इन्हीं खानखास की वजह से जो मास्टर टीचर और स्टूडेंट रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रांग हुई है और फ्रूटफुल हुई है क्योंकि जो स्टूडेंट है वो टीचर के पास बैठकर उनसे शिक्षा लेते थे, प्रे करते थे उनके साथ, उनसे वर्शिप करवाते थे और एक साथ पढ़ते थे। तो इसी कारण ये जो रिलेशनशिप है ये ज्यादा अच्छी हुई है। जो लिटरेचर सूफिज्म में शिक्षण एकेडमी की एक अलग साइड है जिसमें थियोलॉजिकल आती है, क्या कहते हैं, न्यायिक कार्य आते हैं, ये सब शामिल होते हैं। और मास्टर द्वारा लिखे गए पत्र ये सब भी बताते थे, इसमें सब कुछ आता था। और ये तीनों चीजें मिलकर इस पूरे ज्ञान को तीनों चीजें ज्ञान प्रचार के साधन बने। फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि अदब। जो सूफिज्म थे और सूफी सेंट्स थे वो लिख कर जाते थे और अपने डिवाइन कनेक्शन के बारे में बात करते थे। सूफी विचारों को देश में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और उन्हें समर्थन मिला, एक्सेप्टेंस मिली इंडियन सोसाइटी के अंदर। मुसलमानों के लिए सामाजिक, ऐतिहासिक और धार्मिक व्यवस्था का ये एक स्रोत बन गए, सोर्स बन गए, स्रोत एज एन सोर्स बन गए। खानका केवल टीचिंग्स तक ही लिमिटेड नहीं थे और
ये औरों को भी, जो पूरी कम्युनिटी थी, जो पूरी इस कम्युनिटी के जो लोग थे उनके एक शेल्टर की तरह काम करते थे। इनका सेवा करने का भी उद्देश्य था। इसमें फिर हम आगे पढ़ेंगे चिश्ती ऑर्डर। चिश्ती ऑर्डर थे जो पहले ऐसे ऑर्डर थे जिन्होंने बिल्कुल खुले दिल से अपनी उदारता और आतिथ्य के साथ अपने ऑर्डर में सब लोगों को शामिल किया और हमेशा स्वागत किया विजिटर्स का। उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और ये सब आध्यात्मिक और बेसिक एजुकेशन में चिश्ती ऑर्डर में आते थे। ये जल्दी भाईचारे, शांति, समानता के प्रतीक बन गए, लाइक ब्रदरहुड, पीस, इक्वालिटी, इन सब के सिंबल बन गए ये खानखास, और मुस्लिम में लोकप्रिय हो गए। जल्द ही ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के भी केंद्र में विकसित हुए। थियोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल ऑर्डर्स के तरीके से भी ये फेमस हुए और ऐसा कहा जाता है कि कई लोग सूफीवादियों में परिवर्तित हो गए, मतलब ये अपना एक सूफिज्म बन गया, अपना एक रिलीजन बन गया सूफिज्म। अब आती है सूफी ऑर्डर्स के बारे में, जिसमें हम टोटल 6 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है साहिलियत। ये इसके फाउंडर थे इमाम नूरुद्दीन, जिनको फासिया ब्रांच से भी जोड़ा जाता है और माना जाता है कि इसे फासियातुश सहलिद्दिया के रूप में भी संदर्भ किया जाता है। ये सबसे ज्यादा फेमस थे, मोस्ट प्रैक्टिस्ड वन थे सभी ऑर्डर्स के अंदर। फिर आता है चिश्ती, जो कि हमें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत फेमस है। पर्शिया और सेंट्रल एशिया में जो सबसे ज्यादा फेमस ऑर्डर था वो चिश्ती थे। इनके सबसे पहले और इस ऑर्डर के सबसे पहले सेंट कहा जाता है अबू इश्क शामी, और बाद में इसको अफगान में भी रेफर किया जाता है चिश्ती शरीफ से। और ये वर्ल्ड फेमस हुआ सेंट मोहिउद्दीन चिश्ती के टाइम पे। ये पूरी ऑर्डर तब फेमस हुई मोहिउद्दीन चिश्ती के टाइम पे, और ये जब दिल्ली आए तो बहुत फेमस हुए और दिल्ली में आकर अजमेर में ही बस गए। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सूरावर्दी। ये जो है इनके फाउंडर, सूरावर्दी के फाउंडर का नाम है अबुल वहीर अबुल नजीब ए सूरावर्दी, इन्हीं के नाम पर है। ये भी एक पूरी अलग सूफी ऑर्डर बना था जो कि काफी फेमस था और स्पेशली उस समय के पॉलिटिकल एरियाज में ये काफी फेमस था, पॉलिटिक्स में काफी फेमस था ये ऑर्डर। फिर चौथे नंबर पे आते हैं कुबराई। कुबराई इनके फाउंडर थे अबुल जनाब अहमद, जो कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे रहते थे। इनको इन कश्मीर, ईरान और टर्की में ये ऑर्डर काफी फेमस हुआ, जिन्हें कई जनरेशन्स ने फॉलो किया। और इनके सेंट्स भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे और नोटेड सेंट्स थे हिस्ट्री में, जिनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री के अंदर। ये 14th सेंचुरी में ज्यादा फेमस हुआ ये ऑर्डर। इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कई सारे स्पिरिचुअल और क्या कहते हैं मिस्टिकल साइकोलॉजी, लिटरेचर, मिस्टिक ट्रीटीज, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है सूफी लिटरेचर के अंदर। फिर 5वें नंबर पे आते हैं नक्शवादी। नक्शवादी ये सेंट्रल एशिया में बने था ये ऑर्डर, और इसको ऑर्गेनाइज जिन लैंग्वेजेस पे इन्हें ऑर्गेनाइज किया था वो थी तुर्की या तजाकी लैंग्वेज। भारत में इस ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम था ख्वाजा मोहम्मद अल बागी बिल्ला, जिन्होंने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया इस पूरे ऑर्डर को और काफ़ी फेमस बनाया। इसके जो सेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और प्राइमरी इन्फ्लुएंस थे, मुगल एलिट्स थे जो फाउंडर थे। और जो मुगल सल्तनत के फाउंडर थे बाबर, इनका एक कनेक्शन कहा जाता है कि ये साथ के थे और एक समय में इन दोनों का बाबर के टाइम से रॉयल कनेक्शन चला आ रहा था। और ये ऑर्डर हमेशा से फेमस और पॉपुलर रहा है पूरे मुगल हिस्ट्री के टाइम में। फिर आते हैं कादिराई। ये भी बहुत फेमस
सूफी ऑर्डर था जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ साउथ इंडिया में। इसी कादराई ऑर्डर की एक छोटी सी ब्रांच है सरवाई कादराई। ये ऑर्डर भी काफ़ी फेमस था। ये कादरी ऑर्डर के ही सिमिलर था, बस इसकी एक अलग से ब्रांच निकल गई थी क्योंकि ये ज़बरदस्त किस्म के क्या कहते हैं सेक्युलर थे। इनकी सेक्युलरिज्म बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी थी, जहां पर ये ड्रेस कोड्स भी रखते थे, टीडियस एक्सरसाइजेस भी रखते थे जो कि उनके फॉलोअर्स को फॉलो करनी पड़ती थी। इनकी फिलॉसफीज भी बहुत डिफरेंट थी, कनेक्शन, अल्लाह से कनेक्शन के बारे में, और इसलिए इनको एक अलग से ही एक ब्रांच दे दी गई है कादरी के अंदर ही। सब इन्फ्लुएंस ऑफ सूफिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर एक क्वेश्चन आएगा सूफिज्म से तो इन्फ्लुएंस पे ही मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। सूफी संप्रदायों का इमर्जेंस और एस्टैब्लिशमेंट दोनों ने इस्लाम में और सल्तनत के पीरियड में काफी चेंजेस देखे। इसमें सबसे ऐसे क्षेत्रों और कारण जिनमें परिवर्तन हुए वो है, पहला जो ये सूफी संत के प्रयास थे वो व्यापक आध्यात्मिक और सकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे, जिससे भारत की जनता में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर दूसरा इम्पैक्ट ये था कि जो ये सूफी स्कॉलर्स थे वो एशिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले थे, जिनसे काफी हद तक इंडिया की डेवलपमेंट में मदद हुई, जैसे कि हम सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काफी इन लोगों ने डेवलपमेंट में मदद करी। तीसरा जो इम्पैक्ट था वो ये था क्योंकि सूफी आंदोलन के कारण ही इस्लाम की मिस्टिकल फॉर्म को बाहर निकाला गया। ये जो रहस्यवादी वाली फॉर्म है उसको बाहर निकाला, जिसने आम जनता के बीच में इस्लाम को पॉपुलर बनाया। फिर चौथी जो थी इम्पैक्ट वो ये था कि इन्होंने स्थानीय भाषाओं यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में अपना प्रचार प्रसार करने के कारण ये आम जनता में, जिसे कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल में काफी पॉपुलर हुए। अक्सर इनके भजन और उपदेश जो थे वो लोकल लैंग्वेजेस में होते थे और विभिन्न भाषाओं में डब किए जाते थे, जैसे कि अरेबिक, पंजाबी, उर्दू, टर्किश, सिंधी, जो भी लोकल लैंग्वेजेस थी उनमें किए जाते थे। पांचवा जो सूफिज्म थी वो जल्द ही एक ऐसी ताकत बन गई थी जिसने समाज के स्ट्रक्चर और मॉरल एस्पेक्ट दोनों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था। फिर छठा जो इनकी डिवोशनल प्रैक्टिसेस थी और जो सिंप्लिसिटी थी उसे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने सराहाया। मतलब वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के जो लोग होते थे वो इनके जो मॉडेस्ट लिविंग वाले आइडियाज थे उससे इंस्पायर हुए और ये आज तक फेमस हैं। सातवां जो ये फोक सॉन्ग्स, लोकगीत और रहस्यवादी कथाओं को भी सूफीवादियों ने फेमस बनाया और इन प्रथाओं का पालन आज तक किया जाता है, जैसे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। आठवां सूफी संतों के समुदाय का धर्म और धर्मों के संघर्ष से दूर रहने के संकल्प ने लोगों के बीच शांति बनाए रखने में मदद की। मतलब इन लोगों ने जो ये उस समय की जो वो चल रही थी, जो कम्युनिटी वॉर्स चल रही थी या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उस समय के, उससे दूर रहे ये लोग और काफी हद तक कहा जा सकता है कि इसके कारण सल्तनत के काल में शांति रही और दो धर्म, जो दो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन थे उस समय के, वो आराम से को एग्जिस्ट कर रहे थे, आराम से एक साथ शांति से रह रहे थे। नौवां शांति से रहना, अडॉप्ट एंड अकोमोडेट पीपल रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन एंड बैकग्राउंड। धर्म और बैकग्राउंड की परवाह किए बिना लोगों को अपनाना और अडॉप्ट करने वाली इनके इस विचार ने कई लोगों
इस विचारधारा को कई लोगों ने सराहा। एंड लास्ट 10th, जो ये सभी को समान मानने और गैर मुस्लिमों के प्रति भी पिटी और ह्यूमैनिटी रखना, ये सब एक इंडियन इस्लाम में इंडिया के पिलर्स बन गए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्पिरिचुअल और पॉजिटिव इम्पैक्ट, रिलीजियस इम्पैक्ट डाला। दूसरा, जो ये एशिया से डिफरेंट हिस्सों से आए थे, इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में मदद करी। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में प्रीच करते थे, जिनकी वजह से फेमस हुए। मिस्टिज्म वाली फॉर्म को अलग निकाला। दूसरा, डाइवर्सिटी में मदद की। फिर उसके बाद पीस और हार्मनी लाने में इकट्ठा किया और अडॉप्ट किया और अकोमोडेट किया विभिन्न लोगों को। डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आते थे उनको भी अपनाया, और जो फोक सॉन्ग्स वगैरह जो भी यूज होते थे उसमें वो, और जो मिस्टिक टेल्स थी वो आज तक यूज की जाती है सूफिज्म के बारे में। और डिवोशनल प्रैक्टिस और सिंपल लाइफस्टाइल्स जो सूफी संतों ने सिखाए, वो मॉडेस्ट लिविंग वाले जो उनके आइडियाज थे वो आज भी फेमस है। अब आते हैं दो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, कॉन्फ्लिक्ट ट्रेंड्स बिटवीन द चिश्तीज एंड द सूरावर्दीज। इन दोनों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों था, और इस कॉन्फ्लिक्ट में फिर कौन जीता? सबसे पहले, जो चिश्ती के कई पूज्य पीर थे जो सादगी का जीवन जीते थे, एकदम सिंपल लाइफ जीते थे, और उनका जो फोकस था टीचिंग्स में, इनकी टीचिंग्स में भी दिखाई देता था उनका ये फोकस। उनका मानना था लाइफ ऑफ द सोल, मतलब कि आत्मा के ऊपर ज्यादा फोकस था। भले ही उन्हें गरीबी का सामना करना पड़े, वो फिर भी एक ईश्वर के प्रति नम्र और बिना शर्त के भक्ति का जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। अनकंडीशनल डिवोशन टुवर्ड्स वन गॉड। जो इस सिलसिला के पीर थे, उन्होंने उनके जीवन का एम था कि वो अपने जीवन को स्पिरिचुअल बनाए, जिसमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना इंद्रियों पर नियंत्रण रखने पर जोर दिया था, हासिल करने पर जोर दिया जाता था। जनता के लिए ख्वाजा का संदेश था कि भगवान का दास बने, और उनका अर्थात संकट में पड़े लोगों की मदद करना। ठीक है, पहला तो संकट में पड़े लोगों की मदद करना। दूसरा, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना, असहाय और भूखे लोगों को भिक्षा देना। उनके विचार और सादे जीवन वाले इनके इन असूलों ने उन्हें कभी भी सुल्तान की तरफ से कोई ग्रांट्स लेने नहीं दिया। वो कभी भी, चिश्ती सेंट्स कभी भी सुल्तान की तरफ से या स्टेट की तरफ से या राज्य की तरफ से कोई भी ग्रांट या दान नहीं लेते थे। ये बिल्कुल क्रॉस था, वो गरीबी में जीवन जीते थे। दूसरे फेमस चिश्ती और सिलसिला के जो सेंट थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। जब 14th सेंचुरी में पॉलिटिकल अनरेस्ट और चायोस फैला हुआ था, अराजकता का माहौल था, तब अक्सर उनके आध्यात्मिक शिक्षण और जीवन पर उनके विचार सामने आते थे। दूसरा पॉइंट ये भी था कि जो औलिया की जो नीति थी वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी कि वो अपने आप को और सुल्तान से कोई भी कनेक्शन नहीं रखेंगे। संघर्ष का एक और बिंदु था कि औलिया की सख्त नीति थी, वो दिल्ली के सुल्तानों और दरबारियों से खुद को दूर रखते थे। इसी कारण से उन्हें जनता में सम्मानित किया जाता था, मैसिव रिस्पेक्ट मिलती थी उन्हें। सिर्फ एकमात्र ऐसे चिश्ती के सेंट थे जिन्होंने पॉलिटिकल कोर्ट्स में बैठना और पार्टिसिपेट करा, वो थे नसरुद्दीन चिराग। सिर्फ ये एकमात्र सेंट ऐसे थे। वो अक्सर राजनीतिक क्रियाओं और अदालतों में भाग लेते थे। फिर दूसरे आते हैं सूरावर्दी। पहले थे चिश्ती, अब सूरावर्दी। इस सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय जाता है शहाबुद्दीन सूरावर्दी को। इसे बगदाद में एस्टैब्लिश किया गया था और इंडिया में इसको एस्टैब्लिश किया था बहुद्दीन ज़कारिया ने। जो मेन डिफरेंस था सूरावर्दी और चिश्ती के बीच था,
वो था सुल्तानों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान। मतलब जो दान है वो ये ग्रांट्स या ये दान कह लीजिए, ये मेन रीजन था इन दोनों के डिफरेंस का। जो चिश्ती थे वो बिल्कुल नहीं लेते थे, और जो सूरावर्दी थे वो अपने जीवन के रखरखाव के लिए इन दानों पर डिपेंडेंट रहते थे। सूरावर्दियों के अनुसार थ्री डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, 3 विशिष्ट गुणों का स्वामी कहलाना आवश्यक होता था। जो पहला था वो मिस्टिक यानी कि रहस्यवाद, दूसरा एक संपत्ति का मालिक होना, और तीसरा नॉलेज। ये 3 ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक इंसान के पास। पहला मिस्टिक, दूसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा नॉलेज यानी कि ज्ञान। इस ऑर्डर के जो सेंट्स थे ज्यादातर दरबार के उच्च पदाधिकारी होते थे। इनका मानना था कि यह आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबों की बेहतरी के लिए सेवा की जा रही है या नहीं। इसके अलावा जो एक और चीज जिस पर ये फोकस देते थे वो थे इल्म यानी कि नॉलेज और स्कॉलरशिप। और ये इल्म और ज्ञान किसके बारे में होता था? रहस्यवाद के बारे में। और ये बाकी सारे ऑर्डर्स थे, मतलब जो और भी ऑर्डर्स थे, कादरी, चिश्ती, सबसे डिफरेंट थे। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर कि चिश्ती और सूरावर्दी में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों थे। सबसे पहली कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था, एक्चुअली कोई रीजन नहीं था। जब भी सूरावर्दी और चिश्ती 2 ऑर्डर्स की बात करते हैं तो इनके बीच का जो अंतर है वो बहुत गहरा है। इसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, इसे कह सकते कि डिफरेंस जो था वो बहुत गहरा था। सूरावर्दी के आदेश के अनुसार उन्हें उनके जो अभ्यास थे वो उनकी प्रैक्टिसेस से बिल्कुल अलग थे। उनका मिस्टिकल इकैस्टी पर जोर रहता था। उनका मानना था कि ये जो ऑर्डर है इसके लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और लेजेंड से हमें इस ऑर्डर के बारे में पता चलता है। मतलब ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल वो होंगे जो मतलब लाइक इनकी कोई इंस्ट्रक्शन वाली बुक्स होंगी ना, जैसे गाइड बुक्स टाइप की होती हैं, इस टाइप की बुक्स होती होंगी जिनसे जो क्या कहते हैं, जो भक्त है या जो अन्याय है अपने जीवन के जो अनुभव है वो इनके अनुभवों से शेयर हो सकता है। इनके एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस से वो इंस्पायर होकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये जो बुक्स थी, ये मटेरियल था, ये इतना इंपॉर्टेंट था कि इसके बिना भक्तों के पास कुछ भी अभ्यास करने के लिए नहीं था, और ना ही कुछ निश्चित था कि कैसे क्या करना है। दूसरी तरफ जो चिश्ती सेंट्स थे वो बिल्कुल घनघोर गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। वहीं जो सूरावर्दी थे उनका मानना ये था कि जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं और इन मटेरियलिस्टिक चीजों का मालिक होना, इन सब में कोई बुराई नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो या इस तरीके की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज ओ कर रहे हो या आप किसी भी पोजीशन पे हो, पावरफुल पोजीशन पे हो, तो इस सब में कोई बुराई नहीं है। बस बुराई तब आती है जब आपका दिल इन सब से जुड़ जाता है। हमें अपने दिल को इन सब से दूर रखना है। मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ इट बट यू आर अवे फ्रॉम इट। आप अपने दिल से ये चीजें आपके दूर हैं, बट आप इन सब का पार्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। वहीं जो दूसरी तरफ चिश्ती सेंट्स थे उनका बिलीफ ये था कि जो ये मटेरियलिस्टिक पोजीशन है, किसी भी तरीके की मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक चीजों का जीवन में होना, ये स्पिरिचुअल व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक तरीके से खराब कर देता है। इनका मानना था कि किसी भी तरीके की कंफर्ट लाइफ में जो है स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर देती है। इसी वजह से ये लोग बिल्कुल पॉवर्टी में रहते थे और खुश रहते थे और भगवान के गीत गाते रहते थे, और जहां पर भी मौका मिलता था उन्हें मानवता की सेवा करते थे। इनकी कोई रूल बुक नहीं है, इनकी एक भी रूल बुक नहीं है। जैसे सूरावर्दी की रूल बुक्स थी, इनकी कोई रूल बुक्स नहीं थी। सिर्फ एक रूल था कि सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल होना चाहिए। वहीं जो दूसरी तरफ सूरावर्दी थे, जैसे हमें पहले पढ़ रहे हैं कि जो सूरावर्दी थे वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, गवर्नमेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे और अपने डिवोटीज को भी इंस्पायर करते थे कि वो कोर्ट में जाए, किंग्स के पास बैठे, और क्योंकि वो ऐसे मानते थे कि वो भगवान ने उन्हें ये सब करने के लिए चुना है। ठीक है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग ये सब चीजें गलत नहीं थी। तो सिंपली ये एक डिफरेंस था, कॉन्फ्लिक्ट तो इसे नहीं कह सकते, सिंपली इसे एक डिफरेंस कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।